नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केम पोटेंशियल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्यों दो एटम्स कंबाइन करते हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं और लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम को एक दूसरे से जोड़ के रखने के लिए काम करता है टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। एक फोर्स जो एक्ट करता है दो या दो से अधिक एटम को एक दूसरे से होल्ड करने के लिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, CH4 मीथेन गैस में क्या है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है और इस 4 हाइड्रोजन जिस कारण से कार्बन के साथ अटैच्ड है, यही कारण को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। C और H जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स को केमिकल टर्म्स में, केमिस्ट्री के टर्म्स में बोला जाता है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अभी अगला हमारा जो टॉपिक है कि क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, ऐसी क्या कारण रही जिसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हुआ। तो दो कारण निकल के आता है। पहला कारण है कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेन करने के लिए, क्यों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए होता है। नोबल गैस हम कहते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स को। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैस। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6। एक्सेप्ट हीलियम, सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np6। और क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड वैलेंस सेल है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, और जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। और सारे एटम्स यही चाहते हैं कि वो एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाए जहां पे वो फर्दर ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करना चाहें और उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो चूंकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से एक रूल आता है, ऑक्टेट रूल। वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। मीन्स वो जो लास्ट सेल होगा किसी भी एटम का, उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं और इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। और हमारा जो दूसरा कारण जिसकी वजह से दो एटम्स कंबाइन करते हैं वो है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कोई भी एटम अगर अपने मिनिमम एनर्जी पे स्टेट पे रहेगा तो वो फर्दर रिएक्शन नहीं करना चाहेगा और उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। एटम्स अगर अपने मिनिमम एनर्जी पे होंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये आएगा कैसे? ये आएगा जब वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं। तो हमारा दो मेन रीजन जिसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना और दूसरा है मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना। अब हम पता कैसे करेंगे कि किसी भी एटम्स का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? उसके लिए लेविस ने एक सिंबल दिया और जिससे डिसाइड होता है कि कोई भी एटम्स अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेगा ताकि वो एक केमिकल बॉन्ड बना सके। तो आगे हम लोग देखते हैं लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ये बोलता है कि बॉन्डिंग मेनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। जो सबसे एक्सटर्नल एनर्जी लेवल है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेगा कि एटम्स का बॉन्डिंग कैसे होगा। और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11,
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 11। इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिलमेंट 2 8 1। और ऑक्टेट रूल कहता है कि इसका आउटर मोस्ट सेल पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें तो इसका आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा सेकंड सेल और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। उसी तरह नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी 16। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिलमेंट 2 8 6। 6 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर इसको हमको 8 करना हो तो हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो ये 8 हो जाएगा। तो इस केस में सल्फर लूज नहीं करेगा, गेन करेगा। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल पे कितने हैं? 6। तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। इन दोनों एटम्स के केस में हमने देखा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, दूसरा गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर रहा है। तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मदद से होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग और ट्रांसफर, 2 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आगे हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड ये बोलता है जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से हो, ताकि दोनों ही एटम जिसने गेन करा है और जिसने लूज करा है वो एक अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, उस बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ताकि दोनों ही एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर सकें और एक्वायर कर सकें अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। और इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक फोर्स जो जनरेट होगा, जो 2 एटम्स को होल्ड करके रखेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जिसने लूज करा है, द एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा? उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो कि हैं नेगेटिव पार्टिकल, अगर उन्हें हम निकालेंगे किसी न्यूट्रल एटम से, अभी मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज, इसमें से हमने निकाल दिया 1 नेगेटिव, तो बचा कितना? 2 नेगेटिव। इसको 3 नेगेटिव करने के लिए 1 नेगेटिव और चाहिए, मीन्स 1 पॉजिटिव जुड़ा होगा तब ये 2 होगा। दैट मीन्स जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक नेगेटिव पार्टिकल को गेन करेगा, तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। और जैसा कि हम जानते हैं, 2 ऑपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आयंस एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और बनेगा क्या? बनेगा आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल है सोडियम, जैसा कि अभी हमने ऊपर में देखा, उसके आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, वो
अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका लास्ट सेल में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स और वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। दूसरा एटम है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल पे है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये भी आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेगा। अभी इस दोनों ही एटम को अगर होल्ड करके रखना है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्लोरीन को, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स होल्ड होंगे और बनेगा क्या, एक आयनिक बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब दो ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में बनता है आयनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि ऐसे किन किन कारण पे इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, एक आयनिक बॉन्ड किन किन कारणों पे डिपेंड करता है। तो पहला कारण है हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ा और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कुछ एनर्जी देना पड़ा होगा, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the loosely bounded outermost electrons। जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ, सबसे कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दैट मीन्स उस केस में वो एटम आसानी से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मेटल्स which have low ionization enthalpy have greater tendency to form ionic bond। जो एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को जितने इजीली तरीके से निकालेगा, हमें जितना कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो एटम उतना अच्छे से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो पहला फैक्टर वो है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा फैक्टर जो है वो है हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। टर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसा अभी हमने देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसके लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी लगा होगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, उसके लिए लगा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं तो वो एटम स्टेबल होता है, अपने एनर्जी को रिलीज करता है और मिनिमम एनर्जी एक्वायर करता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added
to an isolated atom। क्या? जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एटम एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने के बाद वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करता है और एटम स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है। तो इस केस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, एनायन का फॉर्मेशन उतना ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। या हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतना अच्छे तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कैटायन बनने के लिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनायन बनने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए। तीसरा फैक्टर जो है वो है लैटिस एंथैल्पी। अभी ये बहुत अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हाई लैटिस एंथैल्पी, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें लैटिस एनर्जी का हाई अमाउंट चाहिए। हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा उतने ही अच्छे तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जो तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, पहला है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा है हाई लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of ionic crystal is formed from its when 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent ions in the gaseous state। जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल को बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, जब हम अलग अलग आयंस को जोड़ेंगे तो वो एक क्रिस्टल का फॉर्म करेगा और उस क्रिस्टल को बनने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे उस एनर्जी को कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को डिनोट करते हैं हम U से, कैपिटल U। ये कैटायन कंबाइन करेगा एनायन के साथ किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो बनाएगा एक सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड, और इस सॉलिड को बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अभी माइनस साइन का डिनोशन है। माइनस साइन बताता है कि एनर्जी रिलीज हुआ है। आयनिक बॉन्ड is formed by electrostatic attraction of positively charged ions, and there is considerable decrease in potential energy। और दूसरे टर्म्स में हम कहें कि जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसे भी लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है। लैटिस एंथैल्पी के दो डेफिनेशन। अगर किसी आयंस से 1 मोल ऑफ क्रिस्टल बनाया जाता है तो भी लैटिस एंथैल्पी। अगर किसी क्रिस्टल को तोड़कर उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट किया जाता है उस केस में भी जो एनर्जी रिक्वायर होगा वो भी लैटिस एंथैल्पी। एक में एनर्जी रिलीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी का साइन माइनस में, और जिसमें एनर्जी की जरूरत होगी उसमें लैटिस एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव। अगला बोलता है इफ द कंपाउंड इज स्टेबल a large amount of energy is needed. This means higher the lattice enthalpy, greater will be its stability। जैसा अभी हमने तीसरा पॉइंट में देखा कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हाई लैटिस एंथैल्पी चाहिए। अभी हाई लैटिस एंथैल्पी कहां से चाहिए होगा? तो अगर
हम किसी आयनिक क्रिस्टल को तोड़ते हैं और उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैं दैट मीन्स वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल है। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। अब लैटिस एंथैल्पी भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर्स हैं, लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पे और दूसरा है चार्ज पे। तो पहले हम लोग देखते हैं साइज पे। साइज ऑफ द आयंस, smaller the size of the ions, lesser is the internuclear distance and the interionic attraction will be high। अभी किसी एटम्स का साइज अगर छोटा होगा तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे और उनके बॉन्ड को तोड़ना, उनके अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, जिसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी हाई हो जाएगा। मतलब साइज छोटा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। दूसरा फैक्टर जो है वो है चार्ज ऑन द आयंस। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, लैटिस एंथैल्पी विल बी हाई। अभी चार्ज ज्यादा होंगे। चार्ज कब ज्यादा होंगे? जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी हाई होगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी भी हाई होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर चार्ज बढ़ेगा लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। अगला स्टेटमेंट है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर क्वाइट हाई। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द सॉलिड। दो अलग अलग टाइप के चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से लैटिस एंथैल्पी हाई हो जाती है। एक ट्रेंड जो लैटिस एंथैल्पी में अक्सर देखा जाता है, बाईवैलेंट का लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, देन यूनिबाईवैलेंट, और सबसे कम होगा यूनिवैलेंट। बाईवैलेंट मीन्स +2 और -2, या दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। यूनी बाई मीन्स -1 +2 और -2 +1, और सबसे कम होगा -1 +1 का। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया है। लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड के केस में आयंस तो सेम है, नेगेटिव आयन सेम है, तो जो लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करेगा वो सोलली डिपेंड करेगा कैटायन के ऊपर। अब इन दोनों में सीजियम का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम, और अभी हमने देखा साइज बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। दैट्स वाई लिथियम का लैटिस एंथैल्पी सीजियम से ज्यादा होगा। सिमिलरली AgCl और AgI, AgI और AgCl में Ag कॉमन है, तो डिपेंड करेगा I और Cl पे। क्योंकि Cl का साइज I से छोटा है तो Cl का लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। दैट्स वाई AgCl की लैटिस एंथैल्पी AgI से ज्यादा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड के केस में भी मैग्नीशियम सेम है, ऑक्सीजन और सल्फर के साइज पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा है सल्फर से, इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा। बेरिलियम ऑक्साइड और लिथियम फ्लोराइड।
इन दोनों के केस में हमें ये ट्रेंड देखना है। बेरिलियम ऑक्साइड दोनों ही बाईवैलेंट है और ये यूनिवैलेंट है। तो जैसा कि हमने देखा बाई वैलेंट का लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इस वजह से बेरिलियम ऑक्साइड का लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। पहला प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड का फिजिकल स्टेट। जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तरीके से नहीं एग्जिस्ट करते बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और इनका जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में मिलता है इन क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड की बात करें अगर, तो हर सोडियम 6 क्लोरीन आयन से और हर क्लोरीन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होते हैं। ये जो 6 है इसे हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड का है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके पीछे का जो कारण है कि जब दो ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द चार्जेस एंड द आयनिक रेडियाई। अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयंस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, मींस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होंगे और उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सोडियम का अलग अलग हैलाइड्स के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो सोडियम और फ्लोराइड के बीच में बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट घटता जा रहा है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है एक आयनिक सॉलिड का वो है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं सारे पोलर सॉल्वेंट में और वाटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो हाई होता है, बट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आखिरी जो दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टेन स्टेट। सॉल्यूशन में जैसे ही आयनिक कंपाउंड को डालते हैं वो आयंस में डिसोसिएट होंगे और वो डिसोसिएटेड आयंस इजीली मूव कर पाएंगे और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर का। आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हर आयंस अपने ऑपोजिटिवली चार्ज आयन से घिरा होता है सारे साइड में, जिसकी वजह से जैसे अभी हमने देखा कि सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा है, उसी तरह क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा है। तो इनके बीच में डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन डायरेक्शनल होता है और आयनिक बॉन्ड का जो प्रॉपर्टी है वो नॉन डायरेक्शनल है।